बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से रज़िया खाला के बेटे इन्हें छोड़कर प्रदेश जाकर बस गए थे, तब से ही इनके चेहरे पर एक दुख की कैफियत रहती थी। अब अपने बड़े से घर में वो तनहा जिंदगी गुजार रही थी। मुझे इनको देखकर बहुत तरस आता, क्योंकि वो हमारे मोहल्ले की सबसे नेक और दीनदार खातून थी। पहले तो वो हर वक्त गुर्बत में जिंदगी गुजारती थी, लेकिन फिर अचानक ही इनके हालात बदल गए। इनके अंदर बहुत तब्दीली आ गई थी। हर किसी की मदद करना, दुख दर्द में शरीक होना। मैं समझती कि ज़रूर इनके प्रदेश में रहने वाले बच्चे इन्हें लाखों रुपये भेजते हैं, तभी तो वो हर किसी के काम आती हैं। सबके दुख सुख में बराबर खड़ी रहती हैं। किसी की बेटी का जहेज कम पड़ रहा है तो वो अपने पास से पैसे दे दिया करती। किसी के गरीब घर में मैयत हो गई तो वो 3 दिन तक देगे भिजवाती रहती। जब भी वो कभी तन्हा बैठी होती तो मैं इनके पास चली जाती थी। वो मुझे बड़े प्यार करती और कहती कि तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, काश मेरा कोई छोटा बेटा होता तो मैं तुम्हें अपनी बहू बना लेती। मैं इनकी बात पर हंस देती थी। फिर एक दिन तजस्सुस से कहने लगी, रज़िया खाला, आप जो सबकी इतनी मदद करती हैं, इनका इतना एहसास करती हैं, यकीनन आपके पास बहुत सारी दौलत है। क्या ये सारे पैसे आपको आपके प्रदेश में रहने वाले बेटे भिजवाते हैं? वो मेरी बात सुनकर बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं, तुम्हें जानकर हैरत होगी कि उन्होंने आज तक मुझे 1 रुपया भी नहीं भिजवाया। अब तो मैं हैरान थी, फिर मेरी हैरत दूर करने के लिए कहने लगी, ये बस यूँ समझ लो कि गैप से मुझे खजाना मिलता है, तभी तो मैं सबकी मदद करती हूँ, क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं कभी भी अपनी दौलत जमा नहीं करती। वो गहरी सोच में थी। ऐसे लगता है जैसे वो कोई बात छुपाना चाहती हैं। फिर मैं इनसे पूछ कर थक गई, लेकिन उन्होंने कुछ बता कर ना दिया। लेकिन एक दिन मैं उनके घर गई तो मुझे इनके कमरे से खांसने की आवाज़ आई, जैसे कोई बीमारी की हालत में खांसता हो। मैंने देखा वो मुर्गी का सूप बना रही थी। मैंने कहा, खाला, आपके घर में कौन आया है? वो मुझे देखकर यूं चल पड़ी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। कहने लगी, तुम इस वक्त क्यों आई हो? उन्होंने कभी मुझसे इस लहजे में ना बात की थी। मैं नाराज़गी से कहने लगी, खाला, कैसी बातें कर रही हो? ऐसे ही मैं आपसे मिलने आई थी। वो तेज़ तेज़ हाथ चलाते हुए कहने लगी, अभी तुम घर जाओ, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। मुझे इनका अंदाज़ बहुत अजीब लगा था। मैं सोचने लगी कि इनके पास तो कोई रिश्तेदार आता जाता भी नहीं। आखिर इस कमरे में कौन मौजूद था जिसके खांसने की आवाज़ खुद मैंने अपने कानों से सुनी थी? दूसरे दिन मैंने अम्मी को इनके घर भेजा था, यही पूछने के लिए कि इनके घर कौन आया था। लेकिन अम्मी आकर कहने लगी, खाम मुझे बेइज्जत करवा दिया, इनके घर तो कोई भी नहीं आया। वो औरत तो बेचारी अकेली ही इतने बड़े घर में रहती पड़ती है। लेकिन मुझे इस दिन इनका अंदाज़ बहुत अजीब लगा था। फिर मेरे कॉलेज खुल गए तो मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। मेरा नाम मुनज़्ज़ा है। मैं 2 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी। मेरे अबू एक सरकारी मुलाजिम थे, इसलिए घर में रुपये पैसे की कमी ना थी। मुझे ज़्यादा दुख इस बात का था कि मोहल्ले में कोई भी मेरी हम उम्र दोस्त ना थी। इसलिए अक्सर मैं घर पर बैठी बोर हो जाती तो पड़ोस में रहने वाली रज़िया खाला के घर आ जाती थी। वो बहुत नेक और मेहरबान खातून थी। जाने इनकी औलाद बुढ़ापे में क्यों इन्हें छोड़कर चली गई थी। कभी एक बार अपनी ममता से मजबूर होकर वो अक्सर मेरे सामने आंसू बहाती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि वो बहुत खुश रहने लगी थी। बहरहाल मैं इनके घर जाती तो वो बहुत खुशी का इजहार करती थी। लेकिन अब जब भी इनके घर जाती तो वो किसी ना किसी काम में मसरूफ़ होती और मुझे वापस जाने के लिए मजबूर करती थी कि अभी नहीं, बाद में आना, मैं भी काम कर रही हूँ। वो भले ही मेरी अम्मी की हम उम्र थी, लेकिन मेरी इनसे बहुत दोस्ती थी। वो मुझसे अपनी हर दिल की बात कर लिया करती थी। उस दिन भी जब मैं इनके घर आ गई तो मुझे किसी के खांसने की आवाज़ आई थी और वो इस बीमार इंसान के लिए सूप भी बना रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी ना बताया। हालांकि दूसरे दिन अम्मी भी उनके घर गई, तब भी उन्होंने टाल मटोल से काम लिया था। लेकिन मुझे मुकम्मल शक था कि कोई इनके घर में मौजूद है, जिसे वो सब मोहल्ले पड़ोस के लोगों से छुपाना चाहती हैं। फिर एक दिन 9 बज रहे थे, तब मैंने बिरयानी के प्लेट उठाए और इनके घर देने चली आई। मैं दबे पाँव इनके घर में दाखिल हुई थी। एक कमरे की रोशनी चल रही थी। मुझे यकीन था कि वो इसी कमरे में मौजूद होंगी। जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंची, अंदर से इनकी आवाज़ आई थी, खा लो बेटा, ये मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया है। कितने दिन से भूखे बीमार हालत में लेटे हो, ये खाओगे तो तुम्हारे जिस्म में तवानाई आ जाएगी। वो बड़े प्यार और नरमी से किसी को ज़बरदस्ती खाने पर मजबूर कर रही थी। तो फिर लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद था।
मैं अंदर कैसे जाती, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। फौरन ही दरवाज़ा खुल गया था। मुझे यूँ दरवाजे पर खड़े देखकर उनका मुंह बन गया और कहने लगी, ये कौन सा वक्त है किसी के घर आने का। मैं हैरत से कहने लगी, खाला क्या हुआ है आपको? मैं तो आपके लिए बिरयानी लाई हूँ। और अंदर कौन बीमार है? वो टाल मटोल से काम लेते हुए कहने लगी, अरे कौन होगा, तुम्हें तो खामखा का वहम हो गया है। और कुछ नहीं, वो बुड़बड़ाती हुई बिरयानी की प्लेट लेकर किचन में चली गई थी। मैं जैसे ही कमरे में आई तो भुनचकी रह गई। हकीकत में वहाँ किसी का वजूद न था। मैंने अभी अभी अपने कानों से रज़िया खाला की बातें करने की आवाज़ सुनी थी और अब ये कमरा ऐसे साफ पड़ा था जैसे यहाँ सालों से कोई ना आया हो। अब मैं बुरी तरह परेशान हो गई थी। खाला से पूछती तो वो यकीनन मुझे डांटती और कहती कि तुम मुझसे अजीबोगरीब सवाल क्यों करती हो। लेकिन मैं कुछ और सोचने पर मजबूर थी। दिल में ख्याल आया कि कहीं औलाद से दूरी की वजह से खाला को नफसियाती मसाइल तो नहीं हो गए हैं। हो सकता है कि वो अपने आप से बातें करने लगी हो। अक्सर लोग तन्हाई और अकेलेपन के खौफ से ऐसे ही बीमारी का शिकार हो जाते हैं। मुझे इनके ऊपर बहुत तरस आया था। अब मैंने यही सोचकर अपने आप को बहला लिया कि ज़रूर खाला को नफसियाती मरज़ का शिकार है। लेकिन इस दिन खांसी की आवाज़ किसकी थी, इस बात पर भी मुझे तजस्सुस था। फिर घर आकर मैं अफसोस भरे लहजे में कहने लगी, अम्मी खाला इतने सालों से अकेली रह रही है, इसलिए बहुत अजीब हो गई है, अपने आप से बातें करती रहती है। अम्मी कहने लगी, अच्छा मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, वो तो तुम्हारे कॉलेज जाने के बाद 2-2 घंटे मेरे पास बैठी रहती है, बहुत दिलचस्प बातें करती है। रज़िया, अब मैं अम्मी को कैसे बताती कि जो मैंने देखा है वो उन्होंने महसूस नहीं किया। खैर मैं जल्द ही इस बात का पता लगा लूँगी कि आखिर खाला के साथ क्या मसला हो गया है। अब वो पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। पूरा पूरा दिन किचन में खड़ी कभी सूप बनाती तो कभी लजीज गोश्त का पकवान तैयार कर रही होती। पहले तो वो इतनी एक्टिव ना थी, हर वक्त सुस्ती से बिस्तर पर लेटी रहती थी। लेकिन अब इनके अंदर जैसे जान भर गई थी, सारा दिन काम काज करती रहती। मोहल्ले पड़ोस के लोग भी कहने लगे कि रज़िया ने अब आना जाना कम कर दिया है, ना जाने कहाँ मसरूफ़ रहती है। वो इनकी बातों को हंसकर टाल देती थी। लेकिन मेरा इनके घर जाना कभी कम ना हुआ था। लेकिन अब जब भी मैं इनके घर जाती तो उनके चेहरे पर जैसे पहली जैसी खुशी ना होती थी, बल्कि वो अजीब सी घबराहट का शिकार हो जाती थी, जैसे जल्द मुझे घर से भगाना चाहती हूँ। लेकिन एक दिन वो अम्मी से मिलने आई। उन्होंने एक खूबसूरत चादर पहन रखी थी। इसकी कढ़ाई ऐसी थी कि मैंने कभी इतनी खूबसूरत कढ़ाई किसी के कपड़े पर ना देखी हो। अम्मी भी पूछे बिना ना रह सकी और कहने लगी, रज़िया ये चादर तो बहुत प्यारी है, कहाँ से ली तुमने? वो अम्मी की बात सुनकर थोड़ी देर घबरा गई, फिर कहने लगी, अरे ये तो मेरे बेटे ने भिजवाई थी पिछले साल ही, बस पहननी अभी है। मैंने झूठ साफ इनके चेहरे पर लिखा हुआ था। फिर मैं कहने लगी, खाला आप आजकल बहुत अजीब हो गई हैं। जब भी मैं आपके पास आती हूँ तो पहले पहले की तरह आप मुझसे बातें नहीं करती। तो मुझे टालते हुए कहने लगी, हाँ बेटा बस आज आप मुझे मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई है अब मेरे। अब मैं चलती हूँ, थोड़ा काम करना है मुझे। वो ये कहकर चली गई। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर था। उस दिन मैं रात गए तक जाग कर पढ़ाई कर रही थी। इस कमरे की खिड़की सीधी खाला के सीन की तरफ खुलती थी। मुझे इनके घर का मंजर साफ दिखाई देता था। आज रात मैं जाग कर पढ़ाई कर रही थी क्योंकि सुबह मेरा अहम पेपर था। यूं ही पढ़ाई करते करते अचानक मेरी नज़र खाला के सेन में गई थी। वहाँ से मैंने एक लंबे चौड़े वजूद को कमरे से निकलकर दूसरी तरफ जाते हुए देखा। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़का था क्योंकि इनके घर में कोई मर्द ना था। तो क्या कोई मेहमान खाला के घर आया हुआ है? लेकिन आज दिन मैं ही तो अम्मी इनके घर के पास होकर आई थी। उन्होंने तो कोई ऐसा जिक्र ना किया था। फिर वो दूसरी तरफ से निकल कर आया और सेन में टहलने लगा। अंधेरा होने की वजह से मैं इसका चेहरा ना देख पाई थी, लेकिन इसका काला लिबास और अजीबोगरीब सावलिया मुझसे पोशीदा ना रह सका। काफ़ी देर तक वो सेन में टहलता रहा और फिर इसी कमरे में चला गया जिस कमरे में उस दिन मैंने खाला को बातें करते हुए सुना था। फिर दूसरे दिन मैं पेपर देकर घर आई और थोड़ी देर के लिए कमरे में सो गई थी। जैसे ही शाम को ठीक उठी तो अचानक से मुझे रात वाली बात याद आई। और मैं वही बात जानने के लिए खाला के घर चली आई थी। मुझे देखकर खुश होते हुए कहने लगी, अरे मोना बेटी पेपर कैसा हुआ था?
तुम्हारा। मुझे घर वाले प्यार से मोना ही कहते थे, इसलिए पूरे मोहल्ले के लोग भी मोना के नाम से पुकारते। पेपर तो बहुत अच्छा हुआ खाला, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है। कल रात को मैंने आपके शहर में एक लड़के को टहलते हुए देखा था। सच सच बताएं, आपके घर में कौन है? मैं कई दफ़ा इसे महसूस कर चुकी हूँ, लेकिन आप हैं कि बताते ही नहीं। मेरी बात सुनकर वो घबरा गई, फिर कहने लगी, हाँ वो मेरी बहन का बेटा आया था, बस रात भर के लिए सुबह होते ही चला गया। लेकिन अब वो पहले जैसी वो ना रही थी, इन्हें झूठ बोलने का ढंग भी ना आता। कोई ऐसी बात थी जिसे मुसलसल वो सब लोगों से छुपा रही थी। फिर मैं कहने लगी, खाला आपके बेटों का फ़ोन नहीं आता क्या? उन्हें आपकी याद नहीं आती है? तो उदासी से कहने लगी, अरे जब वो फ़ोन नहीं करते तो मुझे क्या ज़रूरत है उन्हें याद करने की? वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी में एक बेटा आ चुका है। वो मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगी। मैं हैरत से कहने लगी, खाला आप किसकी बात कर रही हैं? लेकिन फिर वो खामोश हो गई। उन्होंने मेरी किसी भी बात का जवाब ना दिया। ऐसे लगता था जैसे इन्हें सख्ता हो गया हो। फिर एक दिन इतवार होने की वजह से मेरी छुट्टी थी। मैं सुबह सवेरे ही खाला के घर आ गई। वो पूरे घर का काम काज निपटाती फिर रही थी। फिर मैं भी उनकी मदद करने लगी। मेरे कमरे की सफाई कर रही थी मैं कमरे की सफाई कर रही थी जब गलती से एक कांच की बोतल जिसमें एक अजीब सा लाल रंग का शरबत था रखा था, वो मुझसे नीचे गिर गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लाल रंग का शरबत फौरन ही ज़मीन में जज़ब हो गया था। इसका कांच ज़मीन में बिखरा पड़ा था। लेकिन खाला की ने जब वो टूटी हुई बोतल देखी तो सर पीटते हुए कहने लगी, अरे ये तुमने क्या किया? ये तो इसकी दवाई थी, अब भला कैसे ठीक होगा वो? मैं नाराज़गी से कहने लगी, तो क्या हुआ खाला, एक बोतल ही तो टूटी है, आप डॉक्टर से दूसरी ले आना। लेकिन इनके चेहरे पर बहुत अफसोस था। वो कहने लगी, बात बोतल की नहीं है बेटा, तुम नहीं जानती कि ये दवाई मेरे लिए कितनी अहम थी। ये खास जड़ी बूटियों से तैयार की हुई है। उन्हें बहुत दुख हो रहा था। फिर मैं कहने लगी, अच्छा ये दवाई थी किसकी? आप मुझे ये तो बताएं। उन्होंने कोई जवाब ना दिया, बल्कि ये बिखरा हुआ कांच समेटने लगी। फिर दूसरे दिन भी मैं अपने पेपर की तैयारी कर रही थी। रात बहुत हो गई थी, हालांकि मुझे नींद आ रही थी, लेकिन पेपर की टेंशन की वजह से मैं सो भी ना सकी और पढ़ने में मसरूफ़ थी। फिर से मेरी नज़र खाला के सेन में पड़ी थी। मैंने खाला को सेन में चलते फिरते देखा। वो किचन में गई थी। इनके हाथ में एक बर्तन था जिसे लेकर वो दोबारा कमरे में चली गई। लेकिन इस बार वो कमरे से बाहर आई तो इनके साथ वही लंबा चौड़ा वजूद वाला एक खूबसूरत लड़का भी था जो इनके सहारे से चल रहा था। वो इस लड़के के साथ काफ़ी देर तक बातें करती रही। वाइड सेन में मौजूद चारपाई तो दरख्त के नीचे बिछी हुई थी, वहाँ जाकर वो लड़का लेट गया। अब खाला इसके सर में मालिश कर रही थी। इतनी खिदमत गुजारी, और वो भी इस लड़के की। लेकिन ये लड़का है कौन? मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ था। मैं 2 दफ़ा इस लड़के को खाला के घर में देख चुकी थी। अब मुझसे रहा ना गया। दिल के हाथों मजबूर होकर इसी वक्त किताबें बंद की। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि भाई भी अपने कमरों में सोए हुए थे, जबकि अम्मी अब्बू तो कब के सो चुके थे। मैंने चुपके से घर का दरवाज़ा खोला था। बराबर में ही तो रज़िया खाला का घर था। फिर मैं धीमे धीमे से इनके घर पर दस्तक देने लगी। थोड़ी देर बाद खाला ने दरवाज़ा खोला था। मुझे देखकर उन्होंने गुस्से का इज़हार किया और कहने लगी, मोना बेटा ये क्या टाइम है किसी के घर आने का? रात की 12 बज रही हैं। लेकिन मैंने भी इनकी बात पर कोई तवज्जो ना दी। उन्हें आगे से हटाते हुए सीधा सेन में आ गई थी। इधर उधर देखने लगी। थोड़ी देर पहले जो मुझे इस घर में लंबा चौड़ा वजूद नजर आया था, अब इसका नामो निशान भी ना था। पेड़ के नीचे चारपाई भी खाली पड़ी थी। मैं इधर उधर देखते हुए कहने लगी, खाला वो कहाँ है जिसे मैंने अभी अभी आपके सेन में देखा था? खाला के चेहरे पर हैरानी थी। वो कहने लगी, कैसे बातें कर रही हो मोना बेटा? जानती तो कि सालों से तुम्हारी खाला अकेले ही इस घर में रह रही है। तुम्हें तो ना जाने क्या हुआ है जो हर वक्त मुझसे उल्टे सीधे सवालात करती रहती हो। लेकिन मैं तेज़ लहजे में कहने लगी, खाला मैं उल्टी सीधी सवालात नहीं कर रही। मैंने खुद अपनी आँखों से ही एक नहीं कई बार इसे आपके सेन में चलते फिरते देखा है। कोई बात है जो आप सबसे छुपा रही हैं। देखिए आप बता दें कि आपके घर में कौन है, किसकी रातों को रात जाग जाग कर आप खिदमत करती हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से आपको इसके सर में मालिश करते हुए देखा है।
اب میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں ان سے سوالات کر رہی تھی۔ اب وہ خاموش ہو گئی، ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ پھر بے بسی سے کہنے لگی، بیٹا یہ راز میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی، نہ جانے یہ بات تمہارے سامنے بار بار کیوں آ جاتی ہے، حالانکہ کسی نے بھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا سوائے تمہارے۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، خالہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں کسی سے بھی کچھ نہ کہوں گی، میرا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ چند لمحے تک مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ میرا یہ راز کسی کو بھی نہ بتاؤ گی تو میں تمہیں ایک ایسا راز جو پچھلے کئی سالوں سے میں کسی کو نہیں بتایا وہ تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں بھی پرتجسس ہو رہی تھی یہ بات جاننے کے لیے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ ہر بار اس بات سے انکاری کیوں ہو جاتی ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تب انہوں نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر جا کر ایک کمرے میں کھڑا کر دیا۔ مجھے اس کمرے سے عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کمرے میں ایک بستر بچھا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس بستر میں کوئی موجود ہو، کوئی سفید چادر لیے کوئی وجود وہاں پر لیٹا تھا۔ تبھی خالہ نے وہ چادر ہٹائی، میرا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہی لمبا چوڑا نوجوان پیلا زرد چہرہ لیے بستر پر پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی جیسے گہری نیند میں سو رہا ہو، لیکن چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، خالہ یہ کون ہے؟ وہ تھوڑی اداس ہوئی، پھر آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگی، یہ میرا بیٹا ہے جو بہت سالوں سے بیمار ہے، اس کی خدمت کر کے میں خوشی محسوس کرتی ہوں، سالوں سے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن نہ جانے اسے کیا ہوا ہے۔ اس لڑکے کا چہرہ بہت عجیب تھا، بعد آنکھوں سے بھی ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ ساری باتیں سن رہا ہو۔ کمرے میں پھیلا تھوڑا تھوڑا اندھیرا، اوپر سے اس نوجوان کا عجیب و غریب سا وجود بستر میں لپٹا اس کا ناتما وجود بتا رہا تھا کہ وہ واقعی شدید بیمار ہے۔ پھر میں ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، خالہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے 3 بیٹے ہیں، لیکن یہ چوتھا بیٹا کہاں سے آیا؟ آؤ باہر میں تمہیں بتاتی ہوں، دھیمے سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ مجھے باہر لے کر گئی تھی۔ درخت کے نیچے بچھی چارپائی پر وہ بیٹھ گئی، اداس سا چہرہ لیے وہ جیسے ماضی میں کھو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اتنے بڑے گھر میں میں اکیلی کیسے رہ لیتی ہوں؟ نہیں، تمہاری سمجھ میں یہ بات کبھی نہیں آئے گی۔ یہ بات تو صرف میں جانتی ہوں کہ بچوں کے جانے کے بعد میں اپنی تنہائی کیسے کاٹ رہی ہوں، لیکن پچھلے چند سالوں سے میں اکیلی نہیں تھی، اس گھر میں کوئی اور بھی تھا جو میرے ساتھ رہ رہا ہے۔ میں الجھن بھرے لہجے میں کہنے لگی، خالہ جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کون ہے جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، اور یہ نوجوان جسے میں نے پہلے کبھی آپ کے گھر میں نہیں دیکھا ہے؟ پھر وہ دھیمی سے مسکرائی تھی اور کہنے لگی، یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، پہلے میری یہ چھوٹی سی کہانی تو سن لو۔ میں اپنے شوہر عظیم احمد کے ساتھ اس بڑے سے گھر میں بڑی شان سے رہتی تھی۔ میرے 3 بیٹے تھے، 3 بیٹوں کے بعد مجھے بیٹی کی شدید خواہش تھی، لیکن شاید خدا کو یہ منظور تھا میری خواہش ادھوری رہ گئی، لیکن پھر بھی میں اپنے بیٹوں کی وجہ سے بہت خوشی محسوس کرتی کہ اللہ نے مجھے بے اولاد نہیں رکھا، پال پوس کر انہیں جوان کیا۔ ابھی ایک بیٹے کی شادی ہی کی تھی کہ شوہر بنی دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر میں نے اکیلے ہی باقی دونوں بیٹوں کی شادی کی۔ پہلے ایک بیٹے کو دوسرے ملک جانے کا بھوت سوار ہوا، پھر باقی دونوں چھوٹے بھی اپنی بیوی بچوں کو لے کر دوسرے ملک شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ جیسی بری عورت کا خیال نہ کیا، وہ چاہتے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے، لیکن میں کیا کرتی؟ اس گھر میں میرے شوہر کی یادیں تھیں، میرے بچوں کی معصوم شرارتیں، ان کی بکھری یادیں، میں کیسے اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاتی؟ جیسے ہی یہ گھر خالی ہوا میں اٹھ آنسو بہاتی ان کو یاد کرتی رہتی تھی۔ میں اندر سے شدید تنہائی اور اکیلا پن محسوس کرتی، کبھی کسی کے گھر جا کر بیٹھ جاتی تو کبھی کسی کے 2 منٹ اپنا دل بہلانے کی خاطر میں کسی نہ کسی کا سہارا لینے لگی۔ لیکن وہ ایک طوفانی رات تھی، شدید بارشوں کا موسم تھا جب میرے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ ایک اجنبی نوجوان تھا جو اپنا بیمار وجود لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں اس کی ایسی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر اسے اندر آنے کا کہہ دیا۔ اندر آتے ہی وہ بستر پر گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔
मैं इसकी हालत देख कर घबरा गई। फिर जैसे ही से होश आया तो वो कहने लगा कि इस बीमारी की हालत में मुझे मेरे अपनों ने धक्के देकर घर से निकाल दिया। आज भी आसरा होकर ठिकाने की तलाश में फिर रहा हूँ। काश कोई भी इंसान कभी बीमार ना हो। वो जिंदगी से बहुत मायूस और परेशान लग रहा था। मुझे इस पर बेतहाशा तरस आया। मैं कहने लगी, बेटा ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं, बीमारी तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन वो इस बात से डर रहा था कि अगर मेरे ख़ानदान को ये पता चल गया कि मैं ज़िंदा हालत में इस घर में मौजूद हूँ तो वो मुझे मारने के लिए यहाँ भी पहुँच जाएंगे। वो बहुत खौफज़दा लग रहा था। फिर मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहने लगी, तुम बड़े आराम से इस घर में रह सकते हो। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि कोई अजनबी मेरे घर में रह रहा है। यूँ मैं सब लोगों से छुप कर इसकी खिदमत गुजारी करती, इसका ख्याल रखती। लेकिन एक दिन हैरान रह गई जब एक औरत आधी रात को मेरे दरवाजे पर आई थी। वो बहुत परेशान और खौफज़दा लग रही थी। उसने मेरे हाथ में एक शीशे की बोतल थमाई और कहने लगी, जो नौजवान तुम्हारे घर में है ये उसकी दवाई है, बस यूँ समझ लो मैं इसकी मदद करने आई हूँ। वो दवाई देकर चुपके से अंधेरे में गायब हो गई। मैं हक्का बक्का खड़ी रह गई थी। वो औरत कौन थी, मेरे घर तक कैसे पहुंची, मैं नहीं जानती थी। अंधेरा होने की वजह से मैं इसकी शक्ल भी ना देख सकी थी। अब दवाई लेकर मैं अंदर आ गई। जैसे ही मैंने वो दवाई इस नौजवान के पास रखी, वो कहने लगा, इसे मुझे पिलाती रहना, अनकरीब मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं सोचने लगी, क्या ये नौजवान पहले से ही जानता था कि वो औरत दवाई लेकर आएगी। अब मैं सब लोगों की नज़रों से छुप कर इसकी खिदमत करती, इसका ख्याल रखती, बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह। मेरी ज़िंदगी में तो जैसे फिर बाहर आ गई थी, क्योंकि मैं खुद को बहुत अकेला और तन्हा महसूस करती थी। अब तुम भी आकर अजीबोगरीब सवाल करती। कभी मैं इसके लिए सूप बनाती तो कभी इसकी फरमाइश पर खाने के लिए गोश्त। दरअसल के मुझे इस बीमार नौजवान की खिदमत करके बहुत खुशी मिलती, लेकिन मेरे पास तो 1 रुपया भी ना था। फिर मैं कैसे इसके लिए इतना सब कर रही थी। दरअसल इस घर में आते ही इसने कुछ मेरे हवाले किया था। वो एक पोटली थी जो पहले दिन ही उसने मेरे हवाले कर दी थी। फिर जब उसने मुझे इसे इस्तेमाल करने का कहा तब मैंने वो खोल कर देखी थी। वो जेवरात से भरी हुई थी। इतने ज़्यादा जेवरात देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई और कहने लगी, सच सच बताओ तुम कौन हो? तुम तो किसी बड़े खानदान के चश्मो चिराग लगते हो। आखिर तुम्हारे दुश्मन कौन है जो तुम्हें मारना चाहते हैं? तुम तो बहुत मेहरबान और नेक नौजवान हो। वो कहने लगा, मेरी यही नेकी तो मुझे मार रही है। जल्दी मैं तुम्हें अपने बारे में सच्चाई बता दूंगा। अम्मा बस मुझे ठीक हो लेने दो। लेकिन इस दिन तुमसे वो कांच की बोतल टूट गई, जड़ी बूटियों वाली दवाई जो उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। तब मुझे गुस्सा आया था, लेकिन वो कहने लगा, इस लड़की पर गुस्सा ना करो, ये बहुत अच्छी है, आगे चलकर तुम्हारे बहुत काम आएगी। मैं इसकी बात सुनकर चौंक गई। फिर कहने लगी, तुम इस लड़की के बारे में कैसे जानते हो? मैंने तो कभी नहीं तुम्हें इसके सामने जाहिर किया। तो वो कहने लगा, मैं सबके बारे में जानता हूँ, कौन इस घर में आता है कौन जाता है। तब मुझे इससे डर लगने लगा। मैंने इसे कहा, तो मुझे साफ साफ बताओ कि कौन हो, कहाँ से आए हो? फिर उसने कहना शुरू किया, मुझसे डरना नहीं, मैं अपनी हकीकत बताने वाला हूँ। जिस तरह इंसानों के कई राज होते हैं, ऐसे ही मेरा भी एक राज है। एक जिनजाद हूँ। कई सालों पहले मैं बड़ी मंतों मरादों के बाद एक कबीले के सरदार के घर में पैदा हुआ। इसके खौफ से जिन्नात इंसान भी कांपते थे, क्योंकि वह बहुत ताकतवर और सुरूख वाला था। कई लोग कबीले में मेरे माँ बाप से मिलने आते थे। वो आमिल भी होते, मौलवी भी और जिनजात भी, जो दूसरे कबीले से आते थे। मैं अपने सरदार वालिद का एक ही बेटा था। सब जानते थे कि इनके बाद मुझे ही सरदारी मिलेगी, लेकिन कुछ लोग कबीले में इनके दुश्मन बन गए थे, क्योंकि इनके हक में मेरे वालिद ने दुरुस्त फैसला ना किया था। अब वो इनका बदला मुझसे लेना चाहते थे। तभी एक जिनजादी हमारे महल में आने लगी। वो महल में शैतानी इरादे से लेकर आई थी। मेरी माँ एक नेक औरत थी, इसलिए वो इसकी मदद करती रहती, लेकिन वो अपने सारे हर्ब मुझ पर आजमाने लगी, अपनी सारी शैतानी ताकत, क्योंकि इसके साथ दूसरे जिनजात भी मिल चुके थे। पहले उन्होंने मेरे माँ बाप के ऊपर असरात किए, जिससे बाप चंद दिनों में ही कमज़ोर हो गया। फिर रात के वक्त कुछ जिनजात आए और इन्हें अपने साथ ले गए। कहने लगे, कहते हैं
कि उन्होंने मेरे बाप को किसी जगह पर कैद कर दिया था जहाँ से वो कभी बाहर ना निकल सका। अब मैं और मेरी माँ अकेले रह गए थे, लेकिन मैं अपने जिस्म में बहुत सुस्ती और कमज़ोरी महसूस करता था। पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता, मुझसे कोई भी काम ना होता था। फिर वो जिनजादी आई जो नफरत से मुझे देख रही थी। कहने लगी, मैंने अपने वालिद का बदला तुमसे ले लिया, क्योंकि तुम्हारे सरदार बाप ने मेरे वालिद को कई सालों पहले कुएं में कैद किया था, जिसकी वजह से वो वहीं मर गए थे। आज इसी कुएं का कैदी मैंने तुम्हारे वालिद को बना दिया। अब तुम भी यूं ही बीमार हालत में तड़प तड़प कर मर जाओगे। तुम्हारी माँ तो सदमे से पहले ही पागल होने वाली है। मैं समझ गया कि वो बहुत खतरनाक जिनसादी है। तभी मैंने सारी बात अपनी माँ को बता दी। वो कहने लगी, ज़रूर इसने मचल कमाल पर कुछ अमल करवाया है। तुम इसे छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, तब तक ठीक ना हो जाओगे, वापिस ना आना। वो मुझे समझाते हुए कहने लगी, लेकिन बना मैं अपनी माँ को कैसे अकेला छोड़ देता। मेरे दिल ने ये गवारा ना किया। लेकिन फिर उनके कहने पर आखिरी बार मैं अपनी माँ से मिलकर बीमार हालत में चुपके से कबीले से निकल आया। मैं चाहता था कि मैं किसी ऐसी बस्ती में रहूं जहाँ पर इंसान इंसान रहते हों, कोई मुझे ना पहचान सके। उस दिन सर्दी भी गजब की थी। मैं मारा मारा सड़कों पर फिर रहा था। ऐसे लगता ऐसे ही बीमारी की हालत में मेरी मौत हो जाएगी। मुझे अपनी माँ की याद शिद्दत से आ रही थी। तब मेरी नज़र सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना था। उसका चेहरा बहुत मेहरबान था। दिल में ख्याल आया कि मुझे इससे मदद मांगनी चाहिए। जैसे ही इसके पास गया, उसने फ़ौरन ही मुझे अंदर आने का कह दिया। फिर शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपनी माँ की याद शिद्दत से आई थी, लेकिन उसने तो जैसे मेरी माँ की कमी पूरी कर दी थी। दिलो जान से मेरी खिदमत करती रहती। अपनी माँ का दिया हुआ सारा ख़जाना मैंने इसके हवाले कर दिया, क्योंकि वो इसकी मुस्तहिक थी। बज़ाहिर इसके घर के हालात ठीक न थे, लेकिन फिर भी वो इज्जत से ज़िंदगी गुजार रही थी। जानती हो, वो औरत कोई और नहीं बल्कि आप ही हो। आप बिल्कुल मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं। वो चेहरे पर जर्दी और मुस्कुराहट लिए मुझे देखे जा रहा था। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और उससे वादा किया कि मैं उसका ये राज इस किसी के सामने जाहिर ना करूँगी। वो जब तक चाहे इस घर में रह सकता है। मैं उसकी ऐसी ही खिदमत करूँगी, क्योंकि वो एक बीमार इंसान है। जब तक इसकी बीमारी दूर नहीं हो जाती, मैं खुद से कभी भी इसे जुदा नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हारे आने से मेरी तन्हाई दूर हो गई। रज़िया खाला रोते हुए ये दास्तान सुना रही थी और मैं हैरत के मारे बुत बन गई। यकीन ना आ रहा था कि ऐसी भी कोई कहानी इस ज़मीन पर अंजाम पा सकती है। फिर झिझकते हुए कहने लगी, खाला, मैं एक बार इस जिनजादे को देखना चाहती। वैसे तो वो मुझसे कई बार आपके ज़हन में दिखाई दिया मुझे, लेकिन आज इसकी हकीकत जानने के बाद मैं पहली बार इसे देखूंगी। खाला हैरान होकर कहने लगी, ना जाने इसने तुम्हारे सामने खुद को क्यों जाहिर किया है, क्योंकि कोई भी इंसान मेरे घर आता है तो अपने आप को गाइड कर देता है, किसी के सामने नहीं आता। लेकिन वो तुम्हें हर जगह कैसे दिखाई देता है। वो शदीद हैरान थी। मैं खुद भी ये जानकर हैरानों परेशान रह गई। फिर चुपके से मैंने कमरे का वो पर्दा हटा कर देखा। अभी भी सफ़ेद रंग की चादर और एक साफ सुथरे बिस्तर पर वो मुँह छुपा कर लेटा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। यकीन ना आ रहा था कि खाला रज़िया और इस जिनजादे का इतना गहरा ताल्लुक होगा। मैं इसे देख तो ना सके, लेकिन आज एक नई कहानी सुनकर मैं अपने घर वापस आई थी। फिर मैंने पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दे दिया। खाला बहुत मसरूफ़ रहने लगी थी। अब अम्मी भी कहती कि रज़िया पहले की तरह आती जाती नहीं। मैं हकीकत जान गई थी, लेकिन मैंने इनसे वादा किया था कि मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगी। फिर एक बार जब मैं खिड़की खुली थी, मैं खड़ी थी, मेरी मतलाशी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। तब मैंने सेन में खड़े एक सफ़ेद लिबास वाले खूबसूरत नौजवान को देखा। मुज़ाहिर ये वही था, लेकिन पहले से ज़्यादा सेहतमंद और लंबा चौड़ा वजूद रखने वाला ये नौजवान बिल्कुल अलग नज़र आ रहा था। तो क्या ये बिल्कुल ठीक हो गया है? मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल यही आया था। वो मुझे खिड़की से झांकते हुए दिलचस्पी से देखे जा रहा था। मैंने घबरा कर खिड़की बंद कर दी। अब मैंने रज़िया खाला के घर आना जाना कम कर दिया था, लेकिन उस दिन मैं आई तो आवाज़ें लगाती अंदर आ गई, लेकिन मुझे खाला कहीं भी दिखाई ना दी। मैं चुपके से इस कमरे में आई थी, लेकिन यहाँ पर भी कोई भी ना था। जैसे ही बाहर जाने लगी तो अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। मेरे हाथ पाँव थर थर काँपने लगे। कौन है यहाँ? किसने दरवाज़ा बंद किया है?
मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी। उससे पहले कि मैं खौफ के मारे रो पड़ती, अचानक ही मेरे सामने कोई आया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये तो वही था, बीमार जिनज़ादा, लेकिन आज इसके चेहरे पर रौनक थी क्योंकि वो मुस्कुराते हुए मुझे देखे जा रहा था। मैं डरते डरते इसे कहने लगी, दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाना है। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, फिर कहने लगा, बाहर भी चली जाना, लेकिन मेरी एक बात सुनती जाओ। जानती हो, मैंने सिर्फ इस औरत के सामने खुद को जाहिर किया है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों दिखाई देता था? इसलिए कि मेरा और तुम्हारा एक गहरा ताल्लुक है। कैसा ताल्लुक? मेरे होश उड़ गए थे। इसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा कर कहने लगा, मोहब्बत का ताल्लुक। जब मैंने पहली दफ़ा तुम्हें इस घर में आते में देखा तो तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे चका दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक आदमजादी इस कदर भी खूबसूरत हो सकती है। तुम्हारी हंसी की आवाज़ें, शौक और चंचल बातें मैं हर वक्त कमरे में लेटकर सुनता रहता था। सच बात तो ये है कि तुम्हारी ही वजह से मैं ठीक हुआ हूँ, क्योंकि तुम जिंदगी से भरपूर बातें करने वाली एक खूबसूरत लड़की हो। मैं सच में ही तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। इसकी बातें मेरे होश उड़ाए जा रही थी। मैं घबरा कर कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक जिनज़ादे हो और मैं किसी जिनज़ादे से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मुझे रज़िया खाला ना समझो, वही तुम्हारी खिदमत कर सकती है, मैं नहीं। मैं दरवाजे की तरफ खड़ी थी। फिर वो कहने लगा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? तुम्हारी नज़र मुझे नहीं तलाश करती? जब जब तुम खिड़की से देखती थी, अक्सर तुम मुझे ही इस घर में ढूंढ रही होती थी। वो मुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश करने लगा। अब तो सच में ही मुझे इससे डर लगने लगा था। ये बात हकीकत थी कि मैं इसे खोजती रहती थी। मुझे इसके बारे में जानने का तसव्वुर था। अक्सर ही खिड़की खोलकर मैं इसे देखने की कोशिश करती रहती थी। फिर वो जिलज़ादा कहने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और अनकरीब अपने कबीले में वापस जाने वाला हूँ, पूरी ताकत और तवानाई के साथ। ना सिर्फ अपने बाप के को आज़ाद करवाऊँगा, बल्कि अपनी माँ का साथ भी देना है। अभी मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन मैं अनकरीब इंसानों की दुनिया में वापस ज़रूर आऊँगा। सिर्फ तुम्हारे खातिर मेरा इंतज़ार करना। यह कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैं बिल्कुल बुत की तरह खड़ी हुई थी। जब ये खाला दरवाजे से अंदर आई थी, अरे मैं तो थोड़ा सामान लेने गई थी, मुझे तो पता ही ना चला कि मेरी मोना बेटी आई है। मेरा ऐसा चेहरा देखकर कहने लगी, क्या हुआ, ऐसी क्यों खड़ी है? किसी ने तंग किया है क्या? मैं खाला से कहने लगी, वो आपका जिनज़ादा बेटा कहाँ गया? सरकोशी करते हुए कहने लगी, अरे आहिस्ता बोलो बेटा, दीवानों की भी कान होते हैं। वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया था और 2 दिन पहले ही वो इस घर से चला गया। पहले तो कहता था कि मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई मेरे सामने आएगा तब भी इस घर से जाऊँगा, लेकिन फिर खुद ही कहने लगा कि मैं आज जा रहा हूँ, लेकिन आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। वो बड़ी खुश लग रही थी। फिर कहने लगी, वो तो मेरा सगा बेटा बन गया है। ऐसे लगता है जैसे मेरा और इसका गहरा रिश्ता जुड़ गया है। इनके चेहरे पर ममता की चमक थी। अब मैं इन्हें कैसे बताती कि वो जिसका इंतज़ार करने का कह रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और वो मुझे बता कर इस घर से गायब हुआ है और अनकरीब इसने लौटने का वादा भी किया है। अब ना चाहते हुए भी मैं हर वक्त इसके ख्यालों में घूमती रहती थी। जब भी खाला के पास आती थी तो वो इसी जिनज़ादे की बातें करती रहती थी। बार बार मुझे कहती कि मैं दुआ करती हूँ कि इसका बाप सही सलामत हो और वो कबीले का सरदार बन जाए। आखिर को इसने बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की है। अब घर में दोनों भाइयों की शादी के हंगामे थे। मेरा भी इंटर होने वाला था, इसलिए मैं इनकी शादी भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन हर वक्त मेरे जहन में इसी जिनज़ादे का ख्याल रहता। ऐसा लगता जैसे मैं भी इससे इश्क कर बैठी हूँ, हालांकि मैंने इसे सिर्फ 2-4 दफ़ा ही देखा था। फिर इस रात मैंने मायों का पीला सूट पहन रखा था, हाथों में गजरे लिए और ढेर सारी मेहंदी लगाए। मैं पूरे घर में घूमती फिर रही थी। जब किसी काम से अपने कमरे में गई, रात का वक्त था, तकरीबन 11 बजने वाले थे, तभी मेरी नज़र अपने कमरे की खिड़की से होती हुई खाला रज़िया के सीन पर पड़ी थी। मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वो वहीं खड़ा था, मुझे मुस्कुराता हुआ देखता। इसने वापस आने का वादा किया था, लेकिन इसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो वापस आ गया है। वो सारे मामला ठीक हो गए हैं। अब मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगा।
کہیں وہ میرے پیچھے پیچھے میرے گھر تک نہ آ جائے، کیونکہ رضیہ خالہ کا گھر اور ہمارا گھر بالکل ساتھ ساتھ ملا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا ساتھ والے کمرے سے رضیہ خالہ نکلی تھی اور پھر اس سے باتیں کرنے لگی۔ تو کیا یہ بات جانتی تھی کہ وہ واپس آ گیا ہے؟ جبھی تو وہ آج مایوں کی تقریب میں بھی نہ آئی تھی۔ میں بت کی طرح اسے دیکھے گئی، پھر وہ سامان لے کر نیچے چلی آئی۔ نیچے عورتوں کے ہجوم میں نظر پڑی، رضیہ خالہ ان عورتوں کے ہجوم میں موجود تھی۔ ابھی تو میں نے انہیں سین میں دیکھا تھا، میں یہ بات سمجھ ہی نہ سکی تھی۔ پھر سب کی نظروں سے چھپ کر میں رضیہ خالہ کے گھر آ گئی۔ میری نظریں کسی کی تلاش کر رہی تھی، تبھی اچانک مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی۔ میں پلٹی تو خوف سے تھرا کر رہ گئی۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ تم واپس کیوں آئے ہو؟ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی۔ وہ دلچسپی سے کہنے لگا، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا واپس آنے کا، اس لیے تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ تمہیں اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ کیوں؟ کیا چلو گی میری دنیا میں میرے حالات دیکھنے، میرا محل دیکھنے؟ کیونکہ میں نے اپنا محل حاصل کر لیا ہے، وہ بھی بڑی محنت سے۔ وہ بہت خوبصورت تھا، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ میں اس کی طرف دیکھے گئی۔ تو کیا تمہارا باپ اس کنویں سے آزاد ہو گیا ہے؟ میں اس سے پوچھنے لگی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا، یہ سب میں نے بڑی محنت سے کیا ہے۔ اس گھر سے جانے کے بعد میں اپنے قبیلے کے جنزاد عامر کے پاس گیا تھا۔ میں نے اسے ساری کہانی سنائی۔ وہ سن کر آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا، اگر تم بیمار تھے تو تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں تمہیں جلدی ٹھیک کر دیتا اور وہ ساری طاقتیں بھی واپس لوٹا دیتا تو اس جنزادی نے برباد کر دی تھی۔ اب تمہیں اس سے بدلہ لینا ہے، نہ صرف اپنے باپ کا، اپنی ماں کا بھی، بلکہ اپنا بھی۔ وہ مجھے حوصلہ دے رہا تھا۔ یوں اس کا ساتھ پا کر میں واپس قبیلے میں گیا۔ سب مجھے دیکھ حیران تھے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں بیماری سے مر چکا ہوں، جبھی تو پلٹ کر واپس نہ آیا، لیکن میں ان کے سامنے زندہ سلامت کھڑا تھا۔ پھر میں نے اپنے باپ کو اس جنزاد عامل کی مدد سے آزاد کرایا اور پھر سے انہیں قبیلے کا سردار بنا دیا۔ آج بھی انہی کی مرضی سے فیصلے ہوتے ہیں اور ان کے بعد میں سردار بن جاؤں گا۔ وہ مجھے بہت سب تفصیل سے بتا رہا تھا۔ میں بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا بولنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، ایک بار میں بھی تمہیں اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں کہ ہماری دنیا کیسی ہوتی ہے اور ہم بھی نیک اور مہربان ہوتے ہیں۔ میرا باپ ایک نیک جنزاد ہے، جو بھی اس نے بدلے میں اس جنزادی کو معاف کر دیا جس نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ تم نے تو مجھے شادی میں بلایا بھی نہیں، حالانکہ میں منتظر تھا کہ تم مجھے بھی شادی کی دعوت دو گی، شاید میری ماں کے ذریعے ہی، جسے میں نے زبردستی شادی میں بھیجا ہے۔ حالانکہ وہ میری وجہ سے وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے بھیج دیا، کہا کہ وہ میری وجہ سے اپنا دل خراب نہ کرے۔ وہ بہت اچھی عورت ہے، میں ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گا۔ کیا ہوا اگر اس کی سگی اولاد نے ان کا ساتھ نہ دیا؟ لیکن میں اسے کبھی تنہا نہ چھوڑوں گا، ہمیشہ اپنی ماں سے زیادہ بڑھ کر اسے توجہ دوں گا، اسے محبت دوں گا اور اس کا خیال رکھوں گا۔ خدا کرے کہ ایسی ماں سب کو ملے، میری ایک نہیں بلکہ دو مائیں ہیں۔ وہ مجھے اس بات پر خوشی ہے اور وہ رضیہ خالہ کی تعریف کر رہا تھا، تو مجھے اس کی باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی۔ پھر کہنے لگی، جیسے یہ شادی ختم ہوگی میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گی، میرا تم سے وعدہ ہے۔ پوری شادی میں وہ میرے ساتھ رہا، جب بھی میں تیار ہوتی تو مجھے اشارے سے کہتا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ لیکن خالہ نے اس دن مجھے اس کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ غصے سے کہنے لگی، یہ سب تمہارے لیے ٹھیک نہیں، اگر وہ جنزادہ تمہارے پیچھے پڑ گیا تو ساری زندگی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس لیے تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، تمہیں اسے بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ تو میں کہنے لگی، نہیں، وہ ایک نیک جنزادہ ہے، کبھی وہ میرے پیچھے نہیں پڑے گا، جب بھی میں اسے کہوں گی پیچھے ہٹنے کے لیے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ بس میں ایک بار اس کی دنیا دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر جنات کی دنیا کیسی ہوتی ہے۔ پھر دونوں بھابیاں گھر آ چکی تھی۔ ایک رات میں چپکے سے خالہ رضیہ کے گھر آئی تھی۔ وہ سوئی پڑی تھی، لیکن جنزادہ صرف میرے لیے آیا تھا۔ پھر میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں آئی تھی۔ وہ ایک خوبصورت محل میں رہتا تھا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، پورے شیشے کا بنا ہوا۔ اس نے مجھے اپنے ماں باپ سے بھی ملوایا۔ سردار نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور
اور کہنے لگا جس طرح سے اس عورت نے میرے بیٹے کا خیال رکھا میں اس کا احسان مان دوں۔ میں پورے قبیلے کی سیر کرنے لگی۔ وہاں پر خوبصورت پھول بھی لگے تھے جس میں سے کہ کئی پھول میں نے توڑ لیے اور رسدار پھل کھا کر تو میں اپنی دنیا کے پھلوں کا ذائقہ بھول گئی تھی۔ ان سب کی دنیا بہت انوکھی تھی۔ پھراتے پھراتے اس کے جنزاد ماں باپ نے مجھے ڈھیروں تحفے تحائف دیے۔ وہ خوبصورت قیمتی زیورات تھے، خالی سونے اور قیمتی موتیوں کے بنے ہوئے۔ میں گھر آ گئی تھی لیکن میں خود کو جنزادے کے خیال سے آزاد نہ کر پائی تھی۔ آج بھی وہ مجھ سے ملاقات کرنے اس گھر میں آتا رہتا ہے، لیکن پھر ایک دن میں نے سنا خالہ رضیہ حج پر جا رہی ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ جب خالہ رضیہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی میرے سگے بیٹوں نے مڑ کر میری خبر نہ لی، لیکن ایک اور بیٹا ہے جو کسی دوسری دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اسی نے میری خواہش پوری کی ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں نے انہیں مبارکباد دی۔ دل میں سوچنے لگی خدا ایسی ماں سب کو دے جسے نہ صرف اس جنزادے کی بیمار حالت میں خدمت کی بلکہ جلد ہی اس خدمت کا صلہ بھی پا لیا۔ دونوں ماں بیٹے کے درمیان مضبوط رشتہ بندھ گیا تھا۔ آج بھی میں کالج پڑھنے جاتی ہوں لیکن مجھے اس جنزاد کی یاد ستاتی رہتی ہے۔ ان قریب وہ میری زندگی سے چلا جائے گا، لیکن جب تک میں اپنے دل کی چند باتیں کر کے اس کے ساتھ دل بہلانا چاہتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پہلے جو جنات کے بارے میں میرے خیالات تھے وہ سب دور ہو گئے تھے۔ پھر اس رات وہ میرے پاس آیا تو میں کہنے لگی اب ہمارا یہ رشتہ ختم ہونے والا ہے کیونکہ اماں ابا میری شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تم میرے سامنے کبھی نہ آنا۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤں اور اپنی زندگی میں آنے والے شخص کو دل میں جگہ نہ دے پاؤں۔ وہ یہ سن کر اداس ہو گیا تھا، لیکن پھر میں نے اسے اجازت دے دی کہ کبھی اخبار وہ مجھ سے ملنے آ سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا تھا، پھر ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ آج بھی رضیہ خالہ کا ویران گھر مجھے اس کی یاد دلاتا ہے۔ جب بھی میں اپنے سسرال سے امی کے گھر ملنے آتی ہوں میری نظر سیدھے اس گھر پر پڑتی ہے۔ ہاں تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو جانے سے پہلے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جیسے ہی اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ تک وہ ویڈیو ضرور پہنچ جائے گی۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور سبسکرائب کر کے جانا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔